आज की वीडियो में हम संस्कृत की शिक्षण विधियों की बात करेंगे। रीट परीक्षा में आप लेवल 1 के विद्यार्थी है या आप लेवल 2 के विद्यार्थी है, आपने संस्कृत भाषा अवश्य चुनी होगी। तो यहाँ पर संस्कृत की जो भी भाषा फर्स्ट है या भाषा सेकंड है, दोनों में ये अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम यहाँ पर पहले पर्सन से शुरुआत करेंगे और लगभग यहाँ पे संस्कृत के 20 शिक्षण विधियों के हम सवाल करेंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको यहाँ पर अति महत्वपूर्ण लगेगा। हम यहाँ पर इनको हिंदी में बोलते हुए आपको समझाएंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप संस्कृत में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो हम काफ़ी प्रयास करेंगे आपको संस्कृत को हिंदी में समझाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शलाका परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा क्या होती है? इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल में क्या होता है, विद्यार्थियों की एक परीक्षा ली जाती थी। तो उसमें क्या होता है, किसी ग्रंथ में सलाका डालने पर, सलाका मतलब एक छोटी सी छड़ी होती थी, डालने पर जो भी प्रश्न सामने आ जाता था, वहीं से क्या होता है, अपनी स्मृति के आधार पर बोलना होता है। और वो तब तक बोलता है जब तक मूल्यांकन करता उसे रोक नहीं देता है। ठीक है, तो उसे रोक नहीं देता है तब तक वो बोलता है। तो उसको क्या करता है, वो बोल के बताता है। ठीक है, यानी वो बोलकर बताता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मौखिक परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो सलाका परीक्षा है ना, एक मौखिक परीक्षा होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है यहाँ पर, का नाम शिक्षा। शिक्षा का नाम क्या है? शिक्षा का नाम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर शिक्षा का जो नाम है वो यहाँ पर क्या होता है? शिक्षा एक पुस्तक है? नहीं, गलत। शिक्षा ज्ञान और अनुभव होता है? बिल्कुल राइट है। शिक्षा एक वस्तु है? नहीं। और यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आपका और आ रहा है, शिक्षक धीना, तो ये भी आपका नहीं है। तो शिक्षा पुस्तक नहीं है, शिक्षा एक वस्तु नहीं है, शिक्षक धीना नहीं है। शिक्षक है ना, ज्ञान और अनुभव होता है। यानी शिक्षा का नाम ही ज्ञान और अनुभव होता है, जिसे क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को क्या कहें, पूरा करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आपका आ रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है, संस्कृत शिक्षा का कर्तव्य क्या है? संस्कृत शिक्षा में मुख्य कर्तव्य क्या है? संस्कृत भाषा का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है। संस्कृत साहित्य का ज्ञाता होना चाहिए, ये भी सही है। व्याकरण का ज्ञाता होना चाहिए, ये भी सही है। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सभी, जैसे हमारे हिंदी के अंदर आता है सभी, तो इसलिए जैसे उपयुक्त सभी है, तो सर्वे का मतलब होता है उपयुक्त सभी। इसमें क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन क्या होता है, संस्कृत के कर्तव्य होते हैं। यानी जो संस्कृत का विशेष विशेषज्ञ है, उनको यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत के साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक संस्कृत का कर्तव्यपूर्ण शिक्षक कहलाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जो शिक्षण के सोपान है वो क्या है? संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शिक्षण के सोपान आपको क्या करना, बताना है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो सोपान होते हैं, तो सबसे पहला तो आपका होता है आदर्श वाचन। क्या होता है? आदर्श वाचन। दूसरे नंबर पर आपका आता है कठिनाई निवारण। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कठिनाई निवारण। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मौन वाचन। और चौथे नंबर पर आपका आता है मूल्यांकन। तो संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षण के सोपान है, वो यहाँ पर आपका ये तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। तो आपको क्रम याद करना है। सबसे पहले तो होगा आदर्श वाचन एक नंबर पे। ठीक है, फिर कठिनाई का निवारण यानी कठिन शब्दों का निवारण तो होगा आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, फिर आपका मौन वाचन होगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, और आपको मूल्यांकन करना है, ये होता है चौथा नंबर पर। तो संस्कृत भाषा के अंदर गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षण के सोपान होते हैं, शिक्षण के जो सोपान होते हैं, उनका ये क्रम है, आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका माना जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, सूत्र विधि। जैसे हिंदी के अंदर सूत्र विधि होती है, वैसे ये सूत्र विधि। सूत्र विधि में सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सूत्र विधि में सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो घटे समुद्रम पूर्णम होता है। क्या होता है? घटे समुद्र पूर्णम होता है। ये इस सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर ये इस शब्द का मतलब क्या है? घटे समुद्रम का मतलब क्या है? इसका मतलब है घड़े में समुद्र भरना। घड़े में समुद्र भरना यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना, कम शब्दों में अपनी बात को कहना, इसलिए इसे घटे समुद्रम विधि भी कहते हैं। और ये जो विधि है, ये व्याकरण शिक्षण पर क्या होती है, सबसे ज्यादा ध्यान देती है। जो सूत्र विधि है वो व्याकरण शिक्षण पर क्या ज्यादा ध्यान देती है। और सूत्र विधि का संस्कृत में जो दूसरा नाम है वो पंडिती विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे सूत्र विधि में सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो घटे समुद्र पूर्णम होता है। घटे समुद्रम पूर्णम का मतलब होता है घड़े में समुद्र भरना। ठीक है, यानी कम शब्दों में अपनी अधिक बात को कहना। इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगला सवाल है,
पद शिक्षण, जैसे गद्य शिक्षण होता है वैसे इसमें क्या होता है, पद शिक्षण भी होता है। पद शिक्षण के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी विधि है जो प्रश्न व्याकरण से संबंधित होती है? पद शिक्षण में कौन सी विधि है जो प्रश्न व्याकरण विधि होती है? तो खंडान्वय विधि, दंड दंडान्वय विधि, भाष्य विधि या तुलना विधि, कौन सी विधि होती है? तो यहाँ पर जो दंडान्वय विधि है वो क्या करती है, यहाँ पे पद शिक्षण में प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर क्या गया, व्याकरण से भी संबंधित होती है। तो पद शिक्षण में यानी प्रश्नोत्तर जो व्याकरण विधि है, प्रश्न व्याकरण जो विधि है वो एक दंडान्वय विधि भी होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब यहाँ पर दंडान्वय विधि में क्या होता है कि इसमें जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों को एक साथ रखकर अर्थ को समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सभी पदों को क्या करते हैं, इनके कर्ता, क्रम, क्रिया या अन्य कारक, इन सभी को क्या करता है, इससे संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पद शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न व्याकरण जो विधि है वो किससे संबंधित होती है, आपको याद रखना है दंडान्वय विधि से संबंधित होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है समाजे, पहले हम पढ़ेंगे समाजे अध्यापकस्य स्थिति की दृश्यति इस्तयात्, यानी ये कह रहा है कि समाज के अंतर्गत अध्यापक की जो स्थिति है वो कैसी होती है, यानी समाज में अध्यापक की जो स्थिति यानी भूमिका है वो किस प्रकार होती है? प्रशासक के रूप में होती है, आदर्श पुरुष के रूप में होती है, नेतृत्व के रूप में होती है या सामान्य लोगों की तरह होती है? तो यहाँ पर समाज के अंतर्गत जो अध्यापक की स्थिति है वो एक आदर्श पुरुष के समान होती है। कैसी होती है? आदर्श पुरुष के समान होती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये संस्कृत की शिक्षण विद्या है, अति महत्वपूर्ण। यहाँ पे 20 प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में हम संस्कृत की शिक्षण वीडियो के निरंतर वीडियो लाते रहेंगे, यानी आपको हिंदी में समझाते रहेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंदी में भी आपको बोल के बता रहे हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, संस्कृत का अगर आप अध्यापन करा रहे हैं तो प्रभावी शिक्षण कराने के लिए क्या आवश्यक होता है? यानी आप कक्षा में प्रभावी शिक्षण कराना चाहते हैं तो क्या आवश्यक होता है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में जो बालक के जो शिक्षा का स्तर है वो अलग अलग होता है और ज्ञान का स्तर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रभावी शिक्षण कराने के लिए जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराएंगे। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के शिक्षण कराएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है परंपरागत विधि। अगला यहाँ पे सवाल आपका है, अगला सवाल है परंपरागत विधि में जो व्याकरण का जो ज्ञान है वो कैसे दिया जाता है? परंपरागत विधि में व्याकरण का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से दिया जाता है? ज्ञानम प्रदीयते, किस प्रकार से दिया जाता है? तो परंपरागत शिक्षण विधि में क्या होता है, व्याकरण के जो सूत्र होते हैं उसको मौखिक रूप से कंठस्थ कराते हैं। मौखिक रूप से हम क्या करते हैं, कंठस्थ करवा के ही व्याकरण का ज्ञान देते हैं। ये परंपरागत विधि है। यानी परंपरागत विधि में व्याकरण का ज्ञान कैसे देते हैं? तो परंपरागत विधि में हम मौखिक रूप से व्याकरण के ज्ञान को हम क्या करते हैं, कंठस्थ करवा के उसको ज्ञान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये शिक्षक ज्ञानम अधिक बाल साहित्य कथनते कितनम, तो इसका ऑप्शन क्या राइट रहेगा? अगला प्रश्न है ये शिक्षक छात्रान अधिक बाल साहित्यम कथयति किम तम, यानी शिक्षक होता है, यदि शिक्षक छात्रों को बाल साहित्य, ठीक है, बाल साहित्य पढ़ने हेतु अगर वो अधिक प्रेरित करता है, यदि शिक्षक छात्रों को बाल साहित्य पढ़ने के लिए अगर वो प्रेरित करता है तो उसमें क्या होता है, श्रवण कौशल में वृद्धि होती है, पठन कौशल में वृद्धि होती है, लेखन कौशल में वृद्धि होती है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है उसमें भी वृद्धि होती है क्या? तो यहाँ पर बाल साहित्य पढ़ने हेतु अगर आप प्रेरित कर रहे हो तो यहाँ पर बालक के पठन कौशल में वृद्धि होती है। यदि छात्र अगर पठन कौशल का विकास करता है, ठीक है, यानी अगर वो पढ़ता है तो पठन कौशल के विकास में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, बालक बाल साहित्य के प्रति है ना वो अधिक रुचि दिखाता है। तो यदि शिक्षक छात्रों में अधिक बाल साहित्य की रुचि कैसे पैदा कर सकता है, तो पठन कौशल में वृद्धि करके ही वो बाल साहित्य पढ़ने के लिए बालकों से इच्छा में वृद्धि कर सकता है। ये प्राइमरी लेवल पर देखा जाता है। अगला सवाल है संभाषण। संभाषण की योग्यता में विकास करने के लिए सबसे अधिक सहायक विधि कौन सी होती है? संभाषण की योग्यता में विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन रहेगा, देखो इसमें लिखा है कि सूत्र विधि के माध्यम से, व्याख्या विधि के माध्यम से, कंठस्थीकरण विधि के माध्यम से या भाषा शीर्षक विधि के माध्यम से। तो इसमें लिखा है कि संभाषण की योग्यता के विकास में
भाषा शेषक विधि होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इसमें क्या होता है, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल अपना आ रहा है यहाँ पे, विश्लेषण विधि अपर नाम विद्यते। जो विश्लेषण विधि होती है उसका दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर विश्लेषण विधि को हम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं। विश्लेषण विधि को हम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये विधि क्या होती है, व्याख्या विधि का ही क्या होता है, परिवर्तित रूप है। तो विश्लेषण जो विधि होती है जिसका अन्य नाम है अपर नाम विद्यते, का मतलब है विश्लेषण विधि का अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसे प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, शिक्षण से केंद्र बिंदु रस्ती। शिक्षण से केंद्र बिंदु रस्ती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है शिक्षण का सर्वाधिक केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षण का सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु क्या होता है? भवनम, पाठ्यपुस्तकम, श्यामपट्टनम और भ्रमणम, ठीक है। तो शिक्षण का जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होता है। पाठ्य पुस्तक क्या होती है, पढ़ने और पढ़ाने योग्य पुस्तकें होती है, लेकिन प्रत्येक पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक और छात्रों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक को पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए कक्षा शिक्षण में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होती है वो एक केंद्र बिंदु होती है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा पाठ्य पुस्तक। बिना पाठ्य पुस्तक के स्टडी ही संभव नहीं है। अगला सवाल है, साच्चर्य विधि प्रवर्तक अस्ति। यानी जो साच्चर्य विधि है उस विधि के प्रवर्तक है। साच्चर्य विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका मतलब है साच्चर्य विधि प्रवर्तक अस्ति। साच्चर्य विधि के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल है, मारिया मांटेसरी है, सुक्राते है, भंडारकर महोदय है। तो यहाँ पर साच्चर्य विधि के जो प्रतिपादक है वो है मारिया मांटेसरी। कौन है? मारिया मांटेसरी। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे सवाल है, अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति। अर्थ ग्रहण करने में सबसे जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो क्या होता है? अर्थ ग्रहण, पहले हम इसका हिंदी पढ़ लेते हैं कि अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पठन है वो कैसा होता है अर्थ ग्रहण करने के लिए? तो अर्थ ग्रहण करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त पठन होता है वो आपका क्या होता है, मौन वाचन होता है। क्या होता है? मौन जो पठन है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो देखो इसमें लिखा है मौन पठनम। मौन पठनम आपका क्या होता है, राइट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मौन पठन में क्या होता है, मुख से आवाज निकाले बिना ही छात्र क्या करता है, मन ही मन में क्या करता है, पढ़ता है। तो और मौन वाचन है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार थे। तो एक तो देखो सामान्य होता है, सामान्य मौन वाचन होता है, ठीक है। दूसरा होता है वो क्या होता है, गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर मौन वाचन होता है। और तीसरे की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, द्रुत वाचन होता है। क्या होता है? द्रुत वाचन होता है। तीन तरह के वाचन होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शाम पट्ट विषयते उचित कथनम वर्तते, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से इसका हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी क्या है, ये कह रहा है श्याम पट्ट को अध्यापक का क्या कहते हैं, ठीक है। यानी श्याम पट्ट का जो विषय है उचित कथनम, इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो ये ऑप्शन है, अध्यापक से अतनयम आत्म मित्रम दृश्योकरणम सार्थम प्रदाने दानम, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो ऑप्शन डी वाला राइट रहेगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन राइट रहेगा। इसका पहले हम संस्कृत में देखते हैं। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। श्याम पट्ट के विषय में उचित कथन आपको बताना है। पहला है श्याम अध्यापक अध्यापक से अत्यनम आत्मीय मित्रम, ठीक है। तो श्याम पट्ट है ना वो अध्यापक का क्या होता है, अभिन्न मित्र होता है, यानी आत्मीय मित्र होता है। पहला ऑप्शन ये राइट हो गया। दूसरा है ये दृश्य साधनों में क्या होता है, दृश्य साधनों में प्रधान स्थान होता है इसका। दृश्य साधनों में क्या होता है, इसका प्रधान स्थान होता है। तीसरा है कि श्याम पट्ट का जो उपयोग है पाठ को सरल बोधगम्य सरस बनाने में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। और लास्ट है इसका उपयुक्त सर्वांगीण, यानी उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन राइट रहेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, संप्रेषण संप्रेषण सम्यक स्याते तदनु कति साधनानि उपयुक्त कथानि। इसका पहले हम हिंदी समझ लेते हैं कि संप्रेषण के अंदर क्या होता है, सम्यक स्याते तदनु कति, कितने प्रकार के साधन होते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत जो कितने साधन होते हैं उपयुक्त, ठीक है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं। तो यहाँ पर अधिगम और संप्रेषण के लिए जो सामान्य थे 3 प्रकार के साधन प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन राइट रहेगा 3 प्रकार के। और 3 कौन कौन से? एक तो आपका दृश्य होता है, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, श्रव्य होता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है,
श्रव्य और दृश्य, ये दोनों होता है। तो इसमें 3 तरह के साधन हम यूज करते हैं संप्रेषण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण है दृश्य श्रव्य में साधनाम विषय सत्यम कथनम अस्ति। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य साधनों के विषय में सत्य कथन आपको बताना है। भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य साधन के रूप में विषय के में आपको एक सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो पहला जो आपका कथन आ रहा है इसमें श्यामपट है ना, वो रेखा चित्र वास्तविक चित्राणी दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर ये एक दृश्य सामग्री है, सही बात है। तो इसमें यहाँ पे देखो वापस हम देखते हैं पहले ऑप्शन को कि जो श्यामपट होता है आपका ब्लैक बोर्ड होता है, रेखा चित्र, वास्तविकता चित्र, तो ये तीनों चीज़ें होती है, ये आपकी क्या होती है, दृश्य सामग्री होती है, सही बात है। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन और टेप रिकॉर्डर, ये तीनों क्या होते हैं, श्रव्य सामग्री होती है सामाजिक अपने संस्कृत शिक्षण में। ठीक है, ये श्रव्य सामग्री होती है। आगे चलते हैं हम। सिनेमा, दूरदर्शन, ये क्या होती है, दृश्य और श्रव्य दोनों होती है, दृश्य और श्रव्य। तो इसमें श्रव्य यानी सभी आपका ऑप्शन राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रेक्षण है वो किस प्रकार का नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ जो प्रेक्षण है वो किस प्रकार का, नास्तिक का मतलब नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण है ना, वो किस प्रकार का नहीं होता है। संयोजनात्मक प्रश्न होते हैं, सही है। वर्गीकरणात्मक प्रश्न होते हैं, सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अन्य प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये भी सही है। लघुतरात्मक प्रश्न, तो लघुतरात्मक प्रश्न है ना, इसमें क्या होता है, उत्तर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नहीं होते। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न है ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण का प्रकार नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रह जाएगा। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये कह रहा है भाषा में विचार की अभिव्यक्ति कब होती है। भाषा में विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे होती है। तो इसमें सर्वोत्तम साधन पूछा है कि भाषा में विचार की अभिव्यक्ति का मेन चीज क्या होता है। तो दर्शनेन वाचनेन चे, भाषणेन दर्शनेन चे, भाषणेन लेखनेन चे, श्रवणे मननेन चे। ठीक है, तो विचारों की अभिव्यक्ति किस में होती है। तो विचारों की जो अभिव्यक्ति है ना, वो एक तो होती है भाषणम, ठीक है, और एक होती है लेखनम। भाषण और लेखनम में क्या होते हैं, विचारों की अच्छी तरह से अभिव्यक्ति हो जाती है। यानी भाषणम का मतलब होता है बोलना, भाषणम का मतलब क्या होता है, बोलना, और लेखनम का मतलब क्या होता है, लिखना। तो अगर आप बोलेंगे और लिखेंगे ना, तब आपकी अच्छी तरह से अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट यहाँ पे संस्कृत शिक्षण के इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों पे चर्चा की है। और ये संस्कृत शिक्षण के 20 प्रश्न कैसे लगे हैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।